Welcome to Stories of Courage, a podcast series by Max Healthcare. Along with expert medical care, a patient's courage and resilient spirit play a critical role in overcoming a difficult disease. आइए इस पॉडकास्ट में सुने कुछ ऐसी ही करेज की स्टोरीज। नमस्ते। स्टोरीज ऑफ करेज बाय मैक्स हेल्थ केयर के इस पॉडकास्ट सीरीज में आपका स्वागत है। कैंसर, ये वर्ड सुनते ही हम थोड़ा डर जाते हैं। कैंसर हमें या हमारे फैमिली मेंबर में किसी को हो जाए तो ये सोचने से हमारी रूह कांप उठती है। और कैंसर किसी बच्चे को हो, ऐसा तो हम में से कई लोग इमेजिन भी नहीं कर पाते। कैंसर से विजय पाने के लिए जितना ज़रूरी उसका सही डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट है, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है करेज, हिम्मत और विश्वास। मैं डॉक्टर प्राची जैन, मैक्स पटपड़गंज और वैशाली में बच्चों की कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ और आज इस पॉडकास्ट सीरीज में मैं आपको मिलवाने वाली हूँ ऐसी ही एक करेजियस लेडी से जिन्होंने अपने 5 मंथ प्रेगनेंसी के दौरान अपनी फर्स्ट बेटी के कैंसर का इलाज किया और विजय बनी। हेलो, वेलकम तन्वी जी। थैंक यू प्राची मैम, थैंक यू सो मच। बिफोर वी स्टार्ट, आप हमारे ऑडियंस को, लिसनर्स को अपने बारे में कुछ बताएं। जी, मैं तन्वी गुप्ता, मैं रुड़की सिटी से बिलोंग करती हूँ। मैं एक बहुत छोटे से परिवार में रहती हूँ। मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे फादर इन लॉ और मेरे 2 बच्चे, एक मनस्वी और एक खुशविका। मनस्वी 5 ईयर ओल्ड है, खुशविका 3 ईयर ओल्ड है। मैं एजुकेशन वाइज़ मैंने मास्टर्स की है और करंटली मैं एक रोबोटिक्स इंजीनियर हूँ। So April 2019, if I correctly remember, है ना, that was the time when we first met, हम लोग पहली बार मिले। उसके पहले, एंड that was a time, एक बहुत डिफिकल्ट समय, एक डिफिकल्ट चीज़ आपकी ज़िंदगी में आई। उसके पहले के बारे में बात करते हैं। हाउ वाज द लाइफ बिफोर दैट? उससे पहले कैसा चल रहा था? सो अप्रैल 2019 में मेरी बेटी को जब लुकीमिया डायग्नोज हुआ, उससे पहले मेरी लाइफ टोटली डिफरेंट थी एंड आई वाज आल्सो अ डिफरेंट पर्सन। लाइक मैं भी एक बहुत अलग पर्सन थी। क्यों? बिकॉज मैं ओनली चाइल्ड हूँ अपने पेरेंट्स की, और शादी के बाद भी मेरी जो फैमिली लाइफ थी, मेरी मदर इन लॉ नहीं थी, मेरे फादर इन लॉ हैं और मेरे हस्बैंड हैं। सो आई वॉज ऑलवेज चेरिश और आई ऑलवेज पैम्पर्ड काइंड ऑफ पर्सन इन माई लाइफ। लाइक मेरे मम्मी पापा ने भी हमेशा मुझे बहुत पैम्पर करके रखा, और मेरे हस्बैंड ने भी और इवन मेरे फादर इन लॉ ने भी। दे नेवर एक्सपेक्ट एनी थिंग टू मी कि लाइक ओके। सो आई मतलब मेरे साथ ऐसा था कि आई वॉज ऑलवेज लिविंग इन अ वेरी हैप्पी मोड। और करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी आई वॉज वेरी फ्री, बिकॉज मैंने एमटेक कर चुका था, मेरी एक बेटी हो चुकी थी। दैट वॉज लाइक शादी के 2 साल बाद ही मनस्वी हमारी लाइफ में आई थी, और आई वॉज टोटली हैप्पी विद दैट। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग फॉर, मैं दूसरे बेबी के लिए भी एक्सपेक्ट कर रही थी उस टाइम पे। सो लाइक एक माइंडसेट होता है ना एक फैमिली का कि लाइक अभी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, पेरेंट्स भी साथ में हैं। हम लोग रुड़की में रहते थे, तो रुड़की इज़ माई होम टाउन, and my husband, my father-in-law, my sister-in-law, and my whole family is living there. So we are very secured kind of, मतलब we are feeling very secured, like okay अभी सब 5 years तक सब कुछ प्लान है, फैमिली भी कंप्लीट होने वाली है, टेक केयर करने के लिए मम्मी पापा भी हैं, चलो हम लोग अपना करियर पे भी फोकस हो सकते हैं। एवरीथिंग इज सेटल डाउन। My husband was planning for doing PhD. He was done his masters in from NIT Jalandhar, and he was planning for PhD in from IIT Roorkee from a very long time. और he got the opportunity, like after मनस्वी के होने के, जब मनस्वी मेरी सेकंड बेबी आई, तभी उनको एक अपॉर्चुनिटी मिला कि हम मतलब मैंने कंसीव किया, तभी उनको एक अपॉर्चुनिटी मिला कि IIT रुड़की से ही कैन एबल टू डू PhD. सो ही एनरोल्ड फॉर दैट कोर्स। एंड तो ये था कि सब कुछ सेटल डाउन था कि अभी PhD भी होने वाला है। ये माय हस्बैंड गोइंग टू डू हिट वट एवर ही वॉन्ट टू बिकम इन हिज लाइफ, सो वो कर सकते हैं, उनका वो ड्रीम पूरा होने वाला है। और मीनवाइल जो मेरा है एज ए स्ट्रगल, मतलब अपनी करियर को लेके, तो आई कैन ऑल्सो कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट थिंग ना, बिकॉज मम्मी पापा हैं, बच्चे सेटल हो जाएंगे, बच्चों को संभालने के लिए मम्मी पापा हैं, सब लोग हैं, पूरी फैमिली है। बट सडनली माई थिंग्स हैज चेंज। तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था, बहुत सारी एस्पिरेशंस थी, बहुत सारी ड्रीम्स पूरी होने वाली थी।
फिर क्या हुआ सडनली अप्रैल 2019 में? अप्रैल 2019 इज़ अ वेट मेरी लाइफ का बहुत चेंजिंग डे था बिकॉज़ क्या हुआ मेरी डॉटर मनस्वी जैसे कि शी वाज़ डायग्नोज़ मतलब उसको कैंसर डायग्नोज़ हुआ था एट दैट डे। बट प्रीवियसली मनस्वी जो थी बहुत हेल्दी चाइल्ड थी बाय द बर्थ। और उसको इवन कभी ना कभी बुखार कोई फीवर जैसा कुछ भी नहीं हुआ। लाइक नॉर्मली वैक्सीनेशंस के बाद बच्चों को बुखार आता है या बच्चों की तबीयत कभी बचपन में खांसी जुकाम कुछ भी होता है, बट उसको कभी नहीं हुआ। मतलब टिल दिस डेट उसको कभी भी कुछ भी डायग्नोज नहीं हुआ। इवन वो बहुत एक्टिव भी थी बचपन से ही ना, कि मतलब जब चलना सीखा तो वो रुकी ही नहीं, हमेशा चलती कि हमारी गोदी में हम उसको लेने की कोशिश करते थे, बट वो नहीं, उसको नहीं जाना है, उसको पैदल बहुत लंबा लंबा बहुत मतलब 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर पैदल चल जाती थी वो। तो शी वॉज वेरी एक्टिव एट दैट टाइम। और उसका क्रेडिट हम हमेशा इसलिए देते थे क्योंकि ड्यूरिंग माय प्रेगनेंसी मेरी फैमिली ने मुझे ना बहुत सब कुछ खिलाया। मैंने कोई ऐसा फ्रूट नहीं है जो मैंने मिस किया होगा। मतलब इवन काउंट करके रखे होते थे। सुबह मेरे हस्बैंड जाते थे ऑफिस, तो वो काउंट करके पूरी बास्केट में रखते थे, ये 10 टाइप्स के फ्रूट्स रखे हैं और ये शाम तक खत्म होने चाहिए एक एक कम, और आके काउंट भी करते थे उनको कि ये वाला मिस कर दिया, ये क्यों नहीं खाया है। और जैसे जो दूध हम बोलते हैं प्योर दूध होना चाहिए, सामने का दूध होना चाहिए, तो वो स्पेशली 5 बजे मेरे फादर इन लॉ जाते थे, गाय का दूध काली गाय का दूध लेके आते थे मेरे लिए, और मैं वही दूध पीती थी। मैं चाय नहीं पीती थी, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीती थी, और मतलब कुछ भी बाहर का मैं कुछ भी नहीं खाती थी। मतलब जैसे होता है ना कि प्रेगनेंसी के टाइम पे क्रेविंग होती है, तो मेरे साथ ऐसा भी नहीं था। मुझे घर का अच्छा लगता था और मैं वो घर का ताज़ा ही खाना खाती थी। बाहर का ऐसा भी नहीं कि मैं बहुत स्नैक्स खाती थी या कोल्ड ड्रिंक पीती थी। तो मेरे फैमिली वाले ना बहुत खुश रहते थे कि मनस्वी देखो तभी इतनी हेल्दी हुई है, कि हमने हमारी मेहनत सफल हो गई। बट जब अप्रैल में जब उसको ये डायग्नोज हुआ, हम यहाँ पर आए, तो मतलब हमने ऐसा एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। उसको नॉर्मल फीवर आया था और हम अपने लोकल डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर दवाई खाने के बाद उसको फीवर चला भी गया था। बट बिकॉज वो बहुत वीक थी उस टाइम पे ना, मतलब उसकी हेल्थ से हमें लगता था कि वो थोड़ी पीली पड़ गई थी, थोड़ी मतलब वाइट वाइट सी हो रही थी, कि हमें लग रहा था कि कुछ वीकनेस है, क्या है। मेरे फादर इन लॉ भी बोलते थे कि पहले तो बहुत लंबा लंबा पैदल चल जाती थी वो, अभी वो गोद के लिए जिद करती है। तो कुछ है, कुछ मिसिंग है, मतलब कुछ। तो हमने डॉक्टर से पूछा, तो डॉक्टर ने कहा अभी फीवर नहीं है, कुछ नहीं है, थोड़ी सी खांसी है, लेकिन अब मैं कहूँगा कि अब इसका ब्लड टेस्ट करा लो। तो ब्लड टेस्ट के टाइम पे मेरे हस्बैंड ने, जो उनका रिएक्शन था जब हम घर ही आ रहे थे डॉक्टर के यहाँ से, और मैं उनको देख रही हूँ, वो मुझे देख रहे हैं, मैं कह रही हूँ ब्लड, हमारे घर के जस्ट गली के अंदर ही ना, मतलब जिस घर में रहते थे बाहर ही मार्केट में लैब थी। तो मैंने उन्हें कहा कि भाई ब्लड टेस्ट के लिए सैंपल देना है, डॉक्टर ने कहा है। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा और बड़े गुस्से में बोला कि ऐसे बोला, इतने छोटे बच्चे का कोई ब्लड टेस्ट कराते हैं क्या, हमारा कभी नहीं हुआ, इसका क्या कराना है, कुछ नहीं कुछ नहीं, छोड़ो, नहीं कराना है। तो आई वॉज वेरी, मतलब मेरे को लगा कि नहीं, मेरे को तो मेरे लिए मतलब उसको कुछ भी होगा तो ऑब्वियस, जब डॉक्टर ने बताया तो एक दो दिन ऐसे ही चला गया। बट उसको ना तब भी वो पूरा पूरा दिन मेरी गोद में रहती थी। मतलब मेरे हस्बैंड तो ऑफिस चले जाते थे, वो पूरा दिन मेरी गोद में है, ना कुछ खा रही है, ना कुछ पी रही है, ना फीवर है, ना कुछ है, लेकिन वो मेरी गोद में है। तो 2 दिन जब गुजर गए ऐसे, तो मैंने उन्हें बहुत जिद किया कि नहीं, आप इसका ब्लड टेस्ट कराओ। मुझे नहीं मालूम, मैं बहुत रोई, और मतलब ऐसे करके उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, उन्हें कराया कि अच्छा चलो ठीक है, तुम्हें तभी शांति पड़ेगी जब मैं करा दूंगा, मैं करा के आता हूँ। ब्लड टेस्ट कराया, शाम को रिपोर्ट आई उसकी। तो पहले तो रिपोर्ट देने से पहले पैथोलॉजी वाले ने बहुत कहा कि भाई साहब कुछ प्रॉब्लम है, आपसे बात करनी है। तो मेरे हस्बैंड गए पैथोलॉजी लैब पे, उन्होंने बोला कि इसके ब्लड सैंपल, मतलब हीमोग्लोबिन बहुत डाउन है। उस टाइम पे उसका हीमोग्लोबिन था 3.5, और प्लेटलेट्स भी बहुत कम थी, आई थिंक 20,000 या 30,000 के करीब थी। सो मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं नहीं, ऐसे ही कुछ होगा, देखते हैं, दिखाते हैं डॉक्टर को। फिर जब घर आए तो मैंने पूछा कितना है हीमोग्लोबिन, तो उन्होंने 3.5। तो मैंने बोला इतना कम, नॉर्मल तो हम लोग का तो मतलब 11 या 12 नॉर्मल होता है, अगर कम से कम भी लगाओ तो बड़े लोगों में। तो मेरे, बिकॉज मैं प्रेग्नेंट थी सेकंड बेबी के लिए, तो मुझे टेंशन नहीं, तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि अरे बच्चों में इतना ही होता है, 3.5 ही होता है, इनका इतना नहीं होता।
ज़्यादा से ज़्यादा 5 हो जाता होगा इनका नहीं। और ऐसे कह के चले गए घर से बाहर, हाँ। और मेरे को वही क्लिक किया कि नहीं, होता है ना आजकल सब कुछ मोबाइल पे देखना होता है। तो उनके जाते ही मैंने मोबाइल पे देखना शुरू किया कि बच्चों में कितना होता है हीमोग्लोबिन, कि ऐसा थोड़ी ना 11 की 11 से कम तो नहीं होता होगा। फिर देखना शुरू किया, देखा नहीं नॉर्मल 11 ही होता है, 3.5 तो उसका बहुत कम है, ऐसा क्यों है? फिर हम अपने लोकल डॉक्टर के पास गए। फिर उन्होंने कहा कि इसको किसी आप हायर सेंटर दिखाओ, क्योंकि जो रिपोर्ट्स जो आई हैं ना, वो थोड़ी डिस्टर्बिंग है। मतलब पैरामीटर्स भी उसमें जो आई डोंट नो, वो डॉक्टर ज़्यादा पता कर सकते हैं, मुझे नहीं मालूम। लेकिन उनके अकॉर्डिंग थे कि ये मतलब अगर हीमोग्लोबिन इतना डाउन है तो दूसरा पैरामीटर इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो कुछ प्रॉब्लम है, तो आप ना एक काम करो, किसी हायर सेंटर दिखाओ। और बोला उन्होंने यही कि जाना किसी हायर सेंटर में, मतलब अच्छी जगह जाना, कहीं ऐसे नहीं जाना, लोकल किसी उसमें मत जाना। तो हमने कॉन्टैक्ट की अपने नोन से कि कहाँ ले जाना चाहिए, कहाँ नहीं। तो फिर हमारे एक नोन ने डॉक्टर प्राची सजेस्ट किया। हमने अगले दिन ही हमने कैब की और हम डॉक्टर प्राची के पास आए। तो वो रास्ता भी मुझे याद है, रुड़की से लेके यहाँ तक। मैं उसको गोद में ले रखा था। मतलब सब लोग मुझे बोल रहे थे जब आना था, तो सुबह सुबह मेरी सिस्टर इन लॉ थी, मेरे फादर थे, मम्मी पापा थे, क्योंकि मैं 6 मंथ्स प्रेग्नेंट थी। तो सबने बोला तुम मत जाओ, इनको जाने दो। और मेरा ये था कि नहीं, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। मैं वो मेरे बिना कैसे मैनेज करेगी, हो ही नहीं सकता, मुझे तो जाना ही है। और मैं उस दिन ऐसे ही उसे गोद में लेके, मेरे को आज भी याद है, वो कैब में रो रही है और उसको ना बीच में ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी हो रही थी। मतलब ऐसा लग रहा था मुझे कि वो ब्रीथ नहीं कर पा रही है ढंग से। तो मैं पूरे रास्ते ना, मतलब उसे हाथ में लेके बस यही देख रही थी, बस ये इसकी सांसें चलती रहें, बस ये किसी तरह हॉस्पिटल पहुंचे, वहां जाके तो सब सही हो जाना है, मुझे पता है। हाँ, और क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर दवाई दे देगी, ब्लड चढ़ा देगी, और क्या होगा बस ठीक हो जाएगा वहाँ जाके, बस ये वहाँ पहुँच जाए। और मैं पूरे रास्ते, जैसे अब हम कुछ ना कुछ मानते हैं, भगवान मानते हैं, कुछ भी है, तो मैं मन-मन में वही अपना भगवान का नाम लिए जा रही हूँ और बस कंटिन्यूअसली उसे ही देखे जा रही हूँ, बस ये देख रही हूँ कि उसकी साँस चल रही है, नहीं चल रही है, साँस चल रही है, नहीं चल रही है। फिर हम यहाँ पहुँचे, फिर डॉक्टर प्राची से मिले। सो आई अंडरस्टैंड, एक बच्ची जो बिल्कुल हेल एंड हार्टी थी, बहुत एक्टिव थी, और एकदम से ही सडनली कुछ दिनों में बहुत पेल लगने लगी, है ना? बहुत बीमार आपको फ़ील हो रही थी। जब आप यहाँ पे आए, तो फिर क्या हुआ? उसके आगे का प्लीज़ बताएँ। हम जब यहाँ पर आए तो हम सबसे पहले आपसे मिले। तो आपने आई थिंक जो हम लोग की पुरानी रिपोर्ट्स थी उसी के बेसिस पे और कुछ बॉडी चेकअप किया था, मेरी बेटी का पैर वगैरह चेक किए थे। तो आपने बोला था कि आपको कुछ टेस्ट कराने पड़ेंगे और आई थिंक बोन मैरो करना होगा। वो आपने तब नहीं बताया, लेकिन आपने बोला कि मतलब कुछ टेस्ट हम लोग को करने होंगे और एडमिट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ब्लड चढ़ाना ही पड़ेगा और प्लेटलेट्स भी चढ़ेंगी क्योंकि बहुत कम है, तो उसके लिए एडमिशन तो होगा ही होगा। तो एडमिट हुई वो। फिर उसका बोन मैरो टेस्ट हुआ। तो उस टाइम पे भी, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी, तो शायद मेरे हस्बैंड ने डॉक्टर प्राची को पहले से ही बोल दिया था कि मेरे को बाहर किया, रूम से बाहर किया और डॉक्टर प्राची को प्लीज़ इसको कुछ मत कहना, बिकॉज़ वो प्रेग्नेंट है। आपको शायद ऐसा कहा था, है ना? सो दैट टाइम मुझे अभी भी याद है, लेकिन मुझे सेंस हो रहा था कि कुछ है बिहाइंड द सीन, कि कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन जब बोन मैरो भी हुआ उसका, वहाँ पे भी, तो मैं अपने हस्बैंड से पूछ रही थी कि बोन मैरो क्यों सजेस्ट किया है? क्यों होता है ये टेस्ट? मतलब मेरे को पता ही नहीं था कि ऐसा कभी सोचते नहीं ना, ये बोन मैरो का क्या मतलब है इतने छोटे बच्चे का? क्यों करवा रहे हैं? हैं? और जब उसको वो ब्लड के लिए भी उसको इन्हेल हुआ था फर्स्ट टाइम, जो सिरिंज लगी थी, तो वो उसकी लाइफ में वो पहली बार देख रही थी कि उसको इतनी सब बैंडेज लगी हुई हैं और वो लेटी हुई है, और वो सिर्फ आई थिंक 1.9 ईयर्स की थी। तो मेरे लिए वो ना बहुत वो था कि वो ऐसे लेटी हुई है, उसको मैं ऐसे देख रही हूँ और उसके बाद बोन मैरो होना है, तो मैं नेट पे सर्च कर रही हूँ। मैंने देखा भी कि बिकॉज़ ऑफ कैंसर भी बोन मैरो होता है, बाकी एनीमिया एंड इसके केस में भी कराते हैं, लेकिन इस बेसिकली हम लोग बोन मैरो टेस्ट कैंसर को डायग्नोज़ करने के लिए करते हैं। और मैं बस यही सोच रही हूँ, बस ये ना हो, कैंसर ना हो, बाकी सब कुछ भी हो जाए, कोई बात नहीं, हो जाएगा, ट्रीटमेंट हो जाएगा, बस कैंसर ना हो मेरी बच्ची को। फिर अगले दिन जब बोन मैरो हुआ, उसकी रिपोर्ट आई, तो आपने बोला, आपने पहले ही बोल दिया था, ख़ैर हम 90% तो श्योर ही हैं, बट आफ्टर टेस्ट बोन मैरो वी विल लाइक, हम लोग ऑफ़िशियली श्योर हो जाएँगे कि हाँ है। फिर बोन मैरो की रिपोर्ट आई, डॉक्टर प्राची ने, आपने मेरे हस्बैंड को बुला के बताया
कि ऐसे डायग्नोज हुआ है। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया। मेरे हस्बैंड को पता है कि मैं मतलब ठीक है, इमोशनली मैं उसकी मदर हूँ, बट उनको पता है कि मेंटली मैं मदर हूँ, तो मैं एम अ मदर ऑफ अ लायन कब। शी इज़ अ लायन कब। सो ही नोज़, उनको पता है। तो उन्होंने कहा नहीं, उसको बताए बिना तो चलेगा नहीं, क्योंकि उसको ही आगे सब कुछ करना है। तो उसको पता होना चाहिए कि उसको क्या है। तो उन्होंने मुझे बताया, और थोड़ी देर तक मतलब हम दोनों चुप थे, और हम लोग सोच रहे थे कि जो पिछली इतनी मेहनत की थी, मतलब मेरे हस्बैंड को ना जैसे होता नहीं, पूरा शेकन हो गए वो, कि हमने तो सोचा था कि हम तो बहुत स्पेशल है, हमारा बच्चा तो बिल्कुल फ्रेश, मतलब बिल्कुल हेल्दी बच्चा है, क्योंकि हमने इतनी मेहनत करी है, चलो हमारी मेहनत सफल हो गई। और अभी उसको ये डायग्नोज हो गया, मतलब वो सब कुछ वेन, कि ऐसा लगता था सब कुछ वेन, कि क्या फिर तो कुछ भी खाओ, कुछ भी, जैसे अभी मेंटालिटी कुछ भी खाओ, कुछ भी करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो होना होता है वो होता ही है। तो बट सडनली वी स्टार्ट टेकिंग इट, कि हमने ट्रीटमेंट तो करना ही है। सबसे बड़ी बात क्या होती है इस फ़ेज़ में, हम लोग इमोशनल हो जाते हैं और हमें लगता है कि अब क्या? जैसे हमारे साथ भी हुआ कि सब कुछ ख़त्म, बच्चे को तो ये डायग्नोज़ हो गया ना, कितनी मेहनत कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ ये तो होना ही था। बट वो एक थोड़े टाइम का ही रहता है स्टेज। फिर लेकिन आपको एक वाइज़ डिसीज़न लेना होता है कि आपको आगे कैसे बढ़ें। तो मैं समझ सकती हूँ, इतना डिफ़िकल्ट डायग्नोसिस जो हमने कभी इमेजिन भी नहीं किया, है ना? यहाँ पे हम सिर्फ़ खून की कमी को लेके आए, हमें लगा कि ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। बट हमने आपको बताया कि ये एक और सीरियस बीमारी है, डेफ़िनेटली ठीक होने वाली बीमारी है, बट इट इज़ नॉट जस्ट सिंपल अनीमिया। सो कैसे आपने डिसाइड किया? कैसे आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया? कैसे सब लोग आए पिक्चर में और कैसे आपने वो डिसीज़न आगे लिया? डिसीज़न लेना तो बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट भी थी, और सेकंड तो फर्स्ट हमने पहले तो आपसे और अपने और फैमिली नोन से जो इसी प्रोफ़ेशन में, डॉक्टर प्रोफ़ेशन में ही हैं, उनसे कंसल्ट किया, और उनसे हमने यही पूछा कि क्या हम इस ट्रीटमेंट को 5-6 महीने अवॉइड कर सकते हैं? क्योंकि बिकॉज़ मैं उस कंडीशन में नहीं थी। तो तब हमें आप ही ने बताया था कि नहीं, हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि 1 मिनट भी नहीं रुक सकते हैं। सो हमें डिसीज़न तभी लेना था कि या तो हमें ये, क्योंकि उस टाइम पे फैमिली से भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि नहीं, ऐसा बच्चे को कैसे हो सकता है? आजकल तो जैसे मेडिकल, मतलब आजकल इतना सब कुछ, इतनी चीज़ें हैं, तो सब बोलते हैं कि गलत डायग्नोज़ कर दिया होगा, पैसे बनाने के लिए कर दिया होगा, है ना? या सपोज़ सेकंड ओपिनियन लो, है ना? ये तो हॉस्पिटल ही खराब है, मतलब मम सब इमोशनल है ना, इमोशनली सब बोलते हैं ना कि भई वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते रियलिटी ना। तो सम, जैसे मेरी मदर ने बोला कि नहीं, सेकंड ओपिनियन लो, यहाँ नहीं, ये तो बेकार हॉस्पिटल है। है इन्होंने तो हमारे बच्चे को यही करवा दिया, नहीं ये नहीं है, कहीं और जाओ। कहीं से आया कि हेमोपैथी में इसका इलाज है ना? उन्होंने देखा है। मेरी सिस्टर इन लॉ ने बोला कि आयुर्वेदी में उन्होंने कोई एक पढ़ी होगी, कोई किसी का एक्सपीरियंस ना, कि वहाँ पे मेरठ में कहीं पे हैं कोई डॉक्टर, वो आयुर्वेदी से ट्रीट करते हैं। तो हमने स्टार्ट किया सबसे बात करना, आयुर्वेदिक संस्थाओं में भी पता किया कि क्या कैंसर क्योरेबल है और बच्चों में क्योरेबल है या नहीं है। क्योंकि बड़े लोगों में, क्योंकि उनका जो ट्रीटमेंट होता है वो सब एक्सरसाइज पे बेस्ड होता है, योगा पे। तो जितनी दवाइयाँ ज़रूरी हैं, उतनी योगा और उनकी जो प्रोसीजर है वो सब भी ज़रूरी है। वो बहुत हार्ड होता है, मतलब आई डोंट नो, लेकिन जो हमें बताया गया वो यही था कि बच्चे वो नहीं कर पाएँगे। क्योंकि यू कैन नॉट फोर्स बच्चों को कि सुबह बैठ के योगा कराना है। और वो भी उसमें भी 100% पता नहीं है कि होगा नहीं होगा। दैट इज़ बस अज़म्पशन है कि हो गया तो ठीक है। बट यहाँ पे हम लोग को 100% एश्योरेंस मिल रहा था कि 90%, 90 टू 80, मतलब 90 टू 100% के बीच में आप कह सकते हो, 95% आप कह सकते हो कि क्योरेबल है ही है। 5% केसेस ऐसे होंगे कि ठीक है, कुछ केस है, लेकिन 95% की ये जो डिजीज़ है बच्चे में वो क्योरेबल है। सो हमने उस टाइम सबकी बातों को अवॉइड करके ट्रीटमेंट को चूज़ किया, जो हमें लगता है वो हमारा मतलब हमारी लाइफ का अब तक का सबसे वाइज़ डिसीज़न था।
और क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आएँगी, लेकिन इम्पोर्टेंट थिंग है आप अपनी विज़डम को यूज़ करके राइट डिसीज़न ले पाओ। दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। क्योंकि इमोशनली हर हम डिसीज़न लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जो होना चाहिए वो हमें जाना चाहिए उसके लिए। बिल्कुल, आई थिंक आप लोगों ने एक्चुअली बहुत सही डिसीजन लिया, बिकॉज़ बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो कि और चीज़ों में और भ्रांतियों में फँस जाते हैं एंड वो एक्चुअली सही डिसीजन नहीं ले पाते। और हमारी साइंस में हम कभी 100% क्योर की गारंटी नहीं कर सकते, राइट? लेकिन जिस तरह की बीमारी मनस्वी को थी, उसमें मैंने आपको बताया कि उसके ठीक होने का चांस बहुत ज़्यादा है, बट इलाज के दौरान ट्रीटमेंट है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी नाम से लोग डर जाते हैं, और कीमोथेरेपी के अपने बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जो ट्रीटमेंट के दौरान हम मॉनिटर करते हैं। मैंने आपको बताया शुरुआत में, और हम बहुत सारी चीज़ें फ़ॉलो करते हैं। सो हाउ वाज़ योर एक्सपीरियंस कि जब कीमोथेरेपी चल रही है, बहुत सारे अप्स डाउन्स आए होंगे, उस टाइम कैसा चल रहा था? आप कह सकते हो कि वो बहुत डिफ़िकल्ट फ़ेज़ था, लेकिन और कोई ऑप्शन नहीं है ना। सो जैसे हम इसमें हमें ये कहूँगी कि इस फ़ेज़ में हमें पास्ट के जो हम मतलब और जो बच्चों के जिनके ट्रीटमेंट हो चुके हैं, जैसे कि आपने बहुत सारे पेरेंट्स से हमें मिलवाया, जिनका ट्रीटमेंट हो चुका है, जो मेंटेनेंस में है, और उनको हमने बिल्कुल अच्छा खासा मतलब चलते हुए नॉर्मल लाइफ जीते हुए देखा। तो वो हमें बहुत एनकरेज किया उस टाइम पे कि एक पेरेंट से मुझे आज भी याद है उनके वर्ड, मुझे याद है, एक उनका बेटा था, उसका ट्रीटमेंट ओवर हो चुका था, वो मेंटेनेंस के लिए आए थे। तो उनका कोई उनके बेटे को कैल्शियम का कुछ शॉर्टेज कुछ था, मतलब वो उसके लिए आए थे। तो उन्होंने बस मेरे को, मैं थी, मेरे हस्बैंड थे, हमने पूछा कि आपका ट्रीटमेंट हुआ, अभी बच्चा नॉर्मल है, पूछते ही हैं अभी क्या चल रहा है, अभी सही है या नहीं है। तो उन्होंने बस इतना कहा कि देखिए सर, बच्चा सही हो जाएगा, बस भरोसा रखिए। फ़ेज़ आएगा कि आपका मन डगमगाएगा कि बच्चे को क्या हो गया? बच्चा हिल भी नहीं रहा है, इतना बुरा फ़ेज़ आएगा, कीमो नहीं झेल पाएगा, कभी लगेगा कि क्या हो जाए। लेकिन आप डटे रहिए, हैं? और डटे रहोगे तो हो जाएगा। तो वो लाइन ना हमें हमेशा इंस्पायर करती रही ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। कीमो में बहुत सारे फ़ेजेज़ आए कि मेरी बेटी ने फर्स्ट स्टेज होता है तो स्टेरॉइड जाता है, तो वो चलना ही बंद कर दिया था, बोलना ही बंद कर दिया था। जो अभी हम उसे चैटर बॉक्स बोलते हैं कि वो कभी चुप नहीं होती। वो सोते हुए भी चुप हो जाती है, वो भी बहुत बड़ी बात है। उसके लिए हम ये कहेंगे। लेकिन वो लड़की एकदम चुप, साइलेंट, कुछ नहीं बोलती थी वो, चल भी नहीं पाती थी। तो वो एक फ़ेज़ भी देखा। उस वक़्त मैंने आपसे शायद पूछा भी था कि ये कभी नॉर्मल चल भी पाएगी या नहीं? सो आपने कहा था नहीं, सब नॉर्मल हो जाएगा। तो मुझे याद है वो फ़ेज़ भी था, लेकिन अभी आज वो बिल्कुल नॉर्मल है और चल रही है, स्कूल जा रही है, सब चीज़ें कर रही है। इवन ड्यूरिंग ट्रीटमेंट बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि ये नहीं खाना, बॉयल खाना है, हर चीज़ स्टू करके खानी है, कुछ भी मतलब कच्चा नहीं खा सकते हो, बाहर का तो खा ही नहीं सकते हो, और बहुत सारी चीज़ें। सो कई बार हमें लगता था कि हमारा बच्चा ये खा, जैसे मैं बचपन में बहुत मुझे स्ट्रीट फूड बहुत पसंद है। मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। हम कहीं भी जाते हैं तो स्ट्रीट फूड, मतलब उस सिटी का स्ट्रीट फूड ज़रूर हमें खाना होता है कि यहाँ का क्या स्पेशल है। तो मैंने डॉक्टर प्राची से ही पूछा था, आपसे ही पूछा था कि ये कभी खा पाएगी? मतलब हमें जैसे पता है तो हमारी बच्ची ऐसा कभी कुछ एन्जॉय कर पाएगी? कभी स्ट्रीट फूड खा पाएगी ज़िंदगी में? तो उन्होंने बोला था हाँ, बिल्कुल खा पाएगी, और आज वो मज़े से खाती है मेरे इवन हम दोनों जाते हैं और मज़े से टिक्की खा के आ जाते हैं, गोलगप्पे खा के सो आ आई जाते हैं। रिमेंबर एक फ़ेज़ था जब मनस्वी को बहुत लूज़ टूल्स हो गए थे। हमने अपने पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को बुलाया। हमने उसको स्पेशल फ़ॉर्मूला मिल्क पे डाला। बहुत सारी चीज़ें डाइट में हमने रिस्ट्रिक्शन की, एंड उस टाइम आपने मुझसे पूछा था कि आगे कभी वो गोलगप्पे खाएगी? सो दिस इज़ वन थिंग मुझे अभी भी याद है। सो ऐसे आते हैं ये सब ड्यूरिंग कीमो, हमें माइंड में आता है कि बच्चा सही नहीं होगा, या फिर बहुत डिफ़िकल्ट फ़ेज़ होता है, क्योंकि कभी भी कुछ भी होता रहता है। तो हम जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे केस में हम एक बैग हमेशा पैक करके रखते थे कि कभी भी हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। और जैसे उसे नॉर्मली फ़ीवर आता था तो डॉक्टर, आपने बोला था कि 10 ओ क्लॉक वो अगर 100 से ऊपर जाए फ़ीवर तो दैट मीन्स इमरजेंसी में एडमिट करना है। तो हम लोग जैसे उसको फ़ीवर आ गया,
तो हम थोड़ी-थोड़ी देर में चेक करते रहते थे कि 100 तो नहीं पहुँचा। सो बच्चों में कैंसर एक ऐसी बीमारी है कि कभी भी कोई इमरजेंसी आ सकती है, आपको हॉस्पिटल के पास रह के इलाज कराना पड़ेगा। सो आप रुड़की से दिल्ली शिफ्ट हुए, रिलोकेट हुए, आपके हस्बैंड का जॉब था आईआईटी रुड़की में एंड बहुत सारे फाइनेंशियल चैलेंजेस उस समय आए, कुछ टीपीए के कुछ कंसर्न्स थे, सो कैसे मैनेज किया वो सब? दैट वाज़ रियली चैलेंजिंग बिकॉज़ जैसे कि आपने बताया कि हम लोग रुड़की से सडनली शिफ्ट हुए थे यहाँ पर और ट्रीटमेंट हमें यहीं पे रह के करना था बिकॉज़ रुड़की हम लोग अप डाउन नहीं कर सकते थे बिकॉज़ जो शुरू का जो फ़ेज़ होता है आई थिंक 6 मंथ का जो फ़ेज़ होता है उसमें रेगुलरली हमें विदिन 1 टू 3 डेज़ आना होता था और एडमिशन भी होता था 4-5 डेज़ का आफ्टर 1 टू 1 वीक और 3 वीक्स। सो हम लोग ने डिसाइड किया कि हम रुड़की से यहीं पर शिफ्ट होंगे क्योंकि अप डाउन हम लोग नहीं कर पाएँगे और ऊपर से इम्यूनिटी कंसर्न भी रहता ही है। इन्फेक्शंस के चांसेस बहुत रहते हैं, तो ट्रैवल करने में वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हमने सोचा था कि हम यहीं पे ही शिफ्ट होते हैं। तो हमने रेंटेड हाउस लिया था यहीं पर पड़पड़गंज में ही, जो हॉस्पिटल के बहुत फॉर्च्यूनेटली हमें वो मिल भी गया। हमारे एक नोन ही है यहाँ पर पड़पड़गंज में ही रहते हैं मेरे रिलेटिव। उन्होंने सर्च किया मतलब कहते हैं ना जैसे जब मुसीबत आती है तो भगवान जी साथ में उसको थोड़ा सहायता करने के लिए भी लोग भेज देते हैं। सो ऐसे ही हमारे साथ हुआ, लोगों ने सपोर्ट किया और हम लोग को एक घर मिल गया। ऑल्दो वो बहुत कॉस्टली था, लेकिन उस टाइम पे वो हमें बहुत रुड़की के कंपैरेटिवली मतलब अप डाउन करने से अच्छा है कि वो एक एक छोटा-सा 1 बीएचके था और अच्छा घर मिल गया था और वो फर्निश भी था, तो हम लोग को घर से सामान वगैरह का भी नहीं था कि लेके आना है। तो हमने वो लिया। फिर मेरे हस्बैंड ने जॉब भी छोड़ा था, तो वो भी एक क्राइसिस था फाइनेंशियली क्योंकि इनकम तो एज़ सच कुछ थी नहीं और ट्रीटमेंट में खर्चा तो ऑफ कोर्स होता ही है। और बस ये पॉज़िटिव था हमारे साथ कि हमने अपना इंश्योरेंस कवर में उसी साल हमने मनस्वी को ऐड किया था, जो फैमिली ट्री होता है इंश्योरेंस का, मेरे हस्बैंड ने उसी साल उसको ऐड किया था, मनस्वी को। सो इनिशियली जब उसका फर्स्ट एडमिशन हुआ था, तो हमने अप्लाई किया, डायग्नोज़ हुआ तो अप्लाई किया कि इंश्योरेंस कवर मिले हम लोग को। तो जो फर्स्ट रिस्पॉन्स आया था इंश्योरेंस से, तो उनका फर्स्ट रिस्पॉन्स डिनायल था। या आई रिमेंबर एक्चुअली बहुत सारी क्वेरीज़ आई पहले, मैंने क्वेरीज़ को आंसर किया। फिर से क्वेरी आई और क्वेरी थी कि ये जेनेटिक बीमारी है और मैंने उनको लिख के भेजा कि ये बच्चों में कैंसर जो है, ब्लड कैंसर, ये जेनेटिक बीमारी नहीं है। उसको कुछ ही टाइम से सिम्पटम्स हैं। वो रिप्लाई हमने किया और फिर भी उन्होंने डिनायल कर दिया और मैंने आप लोग को बोला कि नहीं, अगर ये डिनायल आया वी विल अगेन ट्राई फॉर इट। मैंने एक लेटर लिखा, मैंने उन लोगों से बात करी, हमने एक दिन एडमिशन अपना और एक्सटेंड किया एंड फाइनली आपका अप्रूवल आ गया एंड वी कुड कंटिन्यू। बिकॉज़ एट दैट टाइम मुझे आज भी याद है कि मतलब मेरा हस्बैंड वाज़ वेरी कि ठीक है कैश में पेमेंट करते हैं, बाद में देखते हैं क्योंकि अभी घर जाना है मेरे को। मतलब वही फर्स्ट एडमिशन इतना लंबा आई थिंक 10 टू 12 डेज़ का एडमिशन था वो, कि अभी बस घर जाना है। अभी चलो ठीक है कैश में करते हैं, अगले वाले में क्लेम कर लेंगे। बट मुझे आज भी याद है डॉक्टर प्राची ने ही बोला था, मतलब आप ही ने बोला था कि ना कि नहीं हमें होल्ड करना चाहिए क्योंकि ऐसा होता है मतलब नॉर्मली इंश्योरेंस पॉलिसीज में अगर हम गिव अप कर देते हैं तो वो क्लेम नहीं आ पाता। सो हमारा जो इनिशिएटिव मुझे ऐसा लगता है उस वक्त होना चाहिए कि वी शुड ट्राई क्योंकि फर्स्ट रिस्पॉन्स नॉर्मली नेगेटिव ही आता है कि नहीं क्लेम नहीं होगा, स्पेशली जब पता है कि डिजीज़ इतनी बड़ी है और बहुत सारा अमाउंट हम लोग को एज ए क्लेम उनसे लेना है, तो हमेशा फर्स्ट रिस्पॉन्स उनका नेगेटिव ही आता है। बट अगर हम ट्राई करते रहें तो डेफिनेटली वन डे मतलब विद इन 1 टू 3 डेज़ डॉक्टर प्राची ने लेटर लिखा, मैंने भी कॉल किया उन्हें, उनको 2-3 बार कॉल करके बोला कि नहीं आप ऐसे कैसे कर सकते हो, मेरे हस्बैंड ने भी कॉल किया। सो वो सब चीज़ कलेक्टिवली होके ना वो फाइनली हम लोग का क्लेम क्लियर हुआ। सो आप प्रेग्नेंट थे, आपकी डिलीवरी होने वाली थी, मनस्वी का ट्रीटमेंट बीच में चल रहा था एंड देयर वाज़ अ पॉइंट व्हेन यू डिलीवर्ड, यू हैड अ बेबी, देयर वाज़ अ गुड न्यूज़, बट मनस्वी का इलाज अभी भी चल रहा था। तो वो क्रिटिकल फेज़ में क्या रिस्पॉन्स था? कैसे मैनेज किया? अ, वो मैं कह सकती हूँ कि वो टाइम जो था वो सबसे बड़ा ज़्यादा चैलेंजिंग था। बिकॉज़ उस टाइम पे मैं
कुछ नहीं कर सकती थी। मैं टिल द 9th मंथ मतलब मैं मनस्वी के साथ थी। उसके हर एडमिशन में मैं साथ थी। इवन कई बार होता था कि डे केयर में मनस्वी और मैं सेम बेड पे लेटे हैं। तो जो आस-पास के पेशेंट्स होते थे ना, वो पूछने आते थे कि बीमार ये है या आप हो? तो मैं बोलती थी नहीं, बीमार ये है। सो सो उस वो फ़ेज़ मतलब मैं नहीं थी उसके साथ। तो वो मेरे लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट था कि उसको अकेले हॉस्पिटल भेजना, और उसके लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट था कि उसको पापा के साथ जाना है, मम्मा नहीं होगी। तो वो खुद को समझाना भी बहुत मुश्किल था और प्रैक्टिकली भी बहुत मुश्किल था। इमोशनली और प्रैक्टिकली दोनों ही। बल्कि एक फ़ेज़ था ऐसा कि मैं मतलब मेरी डिलीवरी जस्ट हुई थी और मेरी छोटी बेटी को जॉन्डिस डायग्नोज़ हुआ था। तो मेरे को डॉक्टर ने मतलब मेरे को डिस्चार्ज होके मैं घर आ गई थी, और जो मेरी छोटी बेटी थी वो नीकू में ही एडमिट थी, दूसरे हॉस्पिटल में। और मनस्वी को फ़ीवर आ गया घर पे। जैसे ही मैं आई घर पे तो उसको फ़ीवर आ गया। सो उस टाइम पे ये था कि अब मनस्वी को फ़ीवर आने का मतलब कि उसका तो एडमिशन होना है। मतलब ये 100 तक फ़ीवर गया, दैट मीन्स उसको एडमिट करना है। तो हम लोग का कंसर्न ये था कि बीच में मतलब वो मेरी छोटी बेटी नीकू में भी है, तो मुझे उसके पास भी जाना है फ़ीड कराने, और मैं अकेले नहीं जा सकती बिकॉज़ आई जस्ट डिलीवर्ड। तो मेरे को मेरे हस्बैंड ही लेके जा सकते हैं क्योंकि घर में और कोई नहीं है जो मुझे हॉस्पिटल लेके जाए, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड और मेरे फादर इन लॉ है। फादर इन लॉ की एज बहुत ज़्यादा है, वो इतना नहीं जा पाते हैं। तो मतलब उनको मुझे भी लेके हॉस्पिटल जाना है, उसको फ़ीड कराने बीच-बीच में जाना पड़ता था नीकू। और दूसरा उसको देखने भी जाना है, ऐसे थोड़ी ना कि एक बच्चे को हॉस्पिटल छोड़ के बस आप भूल ही जाओगे, 3 दिन का एडमिशन है तो नहीं। मतलब मुझे आज भी याद है, मनीष रात-रात को जाते थे और नीकू के पास बस खड़े रहते थे। उनको अंदर नहीं जाने देते थे, क्योंकि ऐसा अलाउड नहीं होता। वो बाहर ही देखते रहते थे कि कब आएगी, कब सही होगी, कब सही होगी। वो 1-1 घंटा बाहर देख के आते थे उसको भी। सो सडनली ऐसे आ जाए कि मनस्वी का भी एडमिशन होना है। तो हमारी स्टेज ये थी कि अब इधर जाएँगे मनीष या फिर उधर जाएँगे, और मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती हूँ। तो आई वाज़ सो हेल्पलेस कि मैं ऐसे फ़ेज़ में हूँ, मैं अपनी बेटी के साथ नहीं रह सकती। मनीष ऐसे फ़ेज़ में है कि वो दोनों बेटियों के साथ तो नहीं रह सकते ना, उनको ऑब्वियस है मनस्वी को चूज़ करना पड़ेगा क्योंकि उसका ट्रीटमेंट एक्टिव है। लेकिन कह सकते हो ये हमारे पे भगवान जी की कृपा हुई या कुछ भी हो, उस वक़्त वो एडमिशन नहीं हुआ। हम आपके पास आए और आपने कहा कि एडमिशन की ज़रूरत नहीं है। अभी, क्योंकि हो सकता है नॉर्मल वायरल हो। हाँ, अभी इसका एडमिशन इस बार हम रोक सकते हैं, और अब शायद हमने डिस्कस भी नहीं किया था कि ऐसा कुछ है। लेकिन वो सडनली ऐसा हो गया और मनस्वी घर आ गई, और मेरी छोटी बेटी भी घर आ गई। ऑल्दो उसके आने के 1-2 दिन बाद ही 1 दिन बाद ही मनस्वी का फिर एडमिशन हुआ, और वो एडमिशन आई थिंक 10 दिन चला था। तो उस टाइम पे भी मैं घर में अकेली थी, मतलब मेरे फादर इन लॉ थे, तो फिर मेरी अ, मामी जी आईं, तो उन्होंने ड्यूरिंग मतलब आफ्टर पोस्ट डिलीवरी वो सब जो भी होता है 10 डेज़ तक वो सब उन्होंने किया, फिर बाद में वो सब हैंडल हुआ। तो ये सब था डिफ़िकल्ट फ़ेज़, बट हो गया। और फाइनली मनस्वी का ट्रीटमेंट ख़त्म हो गया। अब 2 साल से ऊपर हो गए ऑलमोस्ट, पूरा सब ट्रीटमेंट ख़त्म हो गया। इंटेंसिव फ़ेज़ के बाद 2 साल का मेंटेनेंस। सो हाउ इज़ लाइफ़ नाउ? हाउ इज़ मनस्वी नाउ? और आपकी अब बेटी है, सेकंड बेटी है, सो हाउ आर थिंग्स गोइंग ऑन नाउ? अभी अभी मनस्वी स्कूल जाती है, तो अभी नॉर्मल लाइफ़ है, जैसे लाइक नॉर्मल किड्स। अभी ऐसा लगता भी नहीं है कि जैसे शुरू में हम लोग ना जैसे सोचते हैं कि बच्चा बीमार होता है, तो उसे कुछ नहीं कहो या उसकी सारी चीज़ों को अवॉइड करो, ठीक है? वो अगर शैतानी कर रही है तो करने दो उसको। लेकिन अभी वो फ़ेज़ आ गया अभी नॉर्मल, अगर वो शैतानी करती है तो डाँट भी खाती है, अभी वो गलतियाँ करती है तो हम लोग नॉर्मल चाइल्ड। और बीच-बीच में आप मुझे उसकी डांस वीडियोज़ भेजते हो, बहुत सारी वो ड्राइंग्स, कुछ-कुछ कार्ड्स बनाती है जिनके वीडियोज़ आपने बना के मुझे भेजे हैं। हाँ, तो क्रिएटिविटी में थोड़ा उसका है इंटरेस्ट, तो वो सब करती है वो। और मतलब नॉर्मल लाइफ जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं अपने बच्चे के लिए, वो है। हाँ, ठीक है, कभी थोड़ा-सा डर लगता है लाइक लाइफ में कि ऐसे इतना बड़ा फ़ेज़ हो गया है, तो हमेशा एक एज़ ए पैरेंट कंसर्न रहता है कि फ्यूचर में कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि 100% श्योर तो हम कभी भी नहीं होते, और मेरे ख़्याल से वो अगर उसको वो डायग्नोज़ नहीं भी होता, तो भी हम नहीं होते। एज़ ए पैरेंट कंसर्न ये रहता ही है, और अब हमारे लिए वो ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि हम उस फ़ेज़ से जा चुके हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि
वो कंसर्न इतना इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि मतलब वो नॉर्मल लाइफ को डिस्टर्ब करे अभी। ये लगता है कि ठीक है, देखा जाएगा, जब इतना मुश्किल फेज़ हैंडल कर लिया तो अब हो जाएगा, देखा जाएगा। बिल्कुल, आपकी आई थिंक वो जो करेज है, हिम्मत है, परसिवरेंस है, उसने आज हमें इस स्टेज पे ला दिया कि मनस्वी अब बिल्कुल ठीक है। सो आप क्या मैसेज देना चाहोगे हमारे इतने सारे लिसनर्स, हमारे पेरेंट्स, कुछ ऐसे भी पेरेंट्स जिनके बच्चों को ये बीमारी हो गई है या उसका ट्रीटमेंट चल रहा है? व्हाट इज़ योर मैसेज फॉर देम? मेरा बस सभी पेरेंट्स से बस इतना ही कहना है कि हमारे बच्चे को कुछ भी हो जाता है ना, तो वो हमारे लिए लाइक हमें हो जाए, तो फिर भी एक बार को हमें समझ में आता है कि ठीक है, वी विल मैनेज। बट हमारे बच्चे को हो जाता है तो वो हम कभी इमेजिन भी नहीं करते हैं, बट अब हो गया है। तो रेदर देन कि हमें रियलिटी से मतलब भागने की जगह हमें उसे फेस करना चाहिए, है ना? जब हो गया है तो अब नेक्स्ट क्या? ये सोचना चाहिए रेदर देन पीछे कि ये हमारे साथ क्यों हो गया, है ना? नॉर्मली ऐसा आता है कि हमने ऐसा क्या किया है, हमारे बच्चे को ऐसा हो गया। फैमिली में भी आस-पास के लोग भी कहते हैं कि अभी अच्छा ये क्यों हो गया आपके बच्चे को? आपकी फैमिली हिस्ट्री रही होगी या कुछ भी, बहुत सारे सवाल आते हैं। उन सबको छोड़ के हमें सोचना चाहिए आगे क्या? हम क्या दे सकते हैं? हम बेस्ट क्या कर सकते हैं? और दूसरा, कैंसर क्यूरेबल है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ऐसा हो गया कि हमारी ज़िंदगी एंड हो गई, और मुझे लगता है ऐसा कभी भी नहीं होता। एक नेक्स्ट डोर हमेशा हमारे सामने खुला होता है, बस हम इमोशनल होके उस नेक्स्ट डोर को देख नहीं पाते हैं। दैट इज़ द पॉइंट। तो इमोशनल होके डिसीज़न लेने की जगह उस टाइम हमें अपनी विज़डम से, अपनी स्ट्रेंथ से राइट डिसीज़न लेने की ज़रूरत है। जब आप वो डिसीज़न ले लेते हो ना, तो आगे की लाइफ़ उस पे बेस होती है। सो दैट इज़ इम्पोर्टेंट। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि ड्यूरिंग ट्रीटमेंट बच्चे उस स्टेज में नहीं होते कि वो डिसीज़न ले पाएँ या रिएक्शन दे पाएँ। जैसे मेरे केस में मेरी बेटी बहुत छोटी थी, वो बोल भी नहीं सकती थी। बट जो हमारा एटीट्यूड होता है, वो उनमें रिफ्लेक्ट करता है ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। अगर हम पॉज़िटिव हैं, अगर हम करेज अपना शो करते हैं उनके सामने, अपनी स्ट्रेंथ शो करते हैं, तो वो उस स्ट्रेंथ से उस ट्रीटमेंट को अडैप्ट करते हैं और वो ट्रीटमेंट उन्हें जल्दी क्योर करता है। अगर हम कहेंगे कि ये मतलब अरे सुई लग गई मेरे बच्चे को, या इसकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई तो अब कैसा होगा? अब तो कुछ नहीं होगा, इतना क्यों हो रहा है? तो ये सब चीज़ें उसमें भी रिफ्लेक्ट होंगी। और अगर हम कहेंगे उनको कि नहीं, इट्स क्योरेबल, अरे ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा-सा ही तो पेन है, तुम तो लायन हो, तुम कर सकते हो। तो दे बिकम लाइक वो खुद वो सेंस करने लगते हैं उस चीज़ को ना कि हाँ, हम भी, हाँ, हम सच में लायन हैं, हम कर सकते हैं। और वो चीज़ एक्चुअली उनके ट्रीटमेंट में कहीं न कहीं उन्हें वो स्ट्रेंथ देती है क्योर करने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स को भी ऐसा एटीट्यूड रखना चाहिए। सो आप बिल्कुल सही कह रहे हो और ये चीज़ हमेशा हम भी ये करते हैं कोशिश और हम भी बच्चों को हमेशा डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं उनको ड्राइंग, पेंटिंग, एक्टिविटीज़ में ड्यूरिंग ट्रीटमेंट उनको लगाते हैं। एंड आई ऑल्सो रिमेंबर कि मनस्वी वाज़ वेरी एक्टिव एंड वेरी अंडरस्टैंडिंग। जो भी वो अपनी एक्चुअली अपनी एज से वो आगे थी और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझती थी। थैंक यू सो मच तन्वी जी। और मैं हम सब अपने लिसनर्स को बोलना चाहूँगी कि बच्चों में कैंसर होता है और बच्चों का कैंसर क्योरेबल है। हमें ज़रूरत है कि हम सही जगह सही इलाज कराएं और साथ में हिम्मत रखें। हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स, ये सब हमारा सपोर्ट है और आपकी ट्रीटिंग टीम आपका एक बहुत बड़ा सपोर्ट है बच्चों के कैंसर क्योर करने के लिए। थैंक यू सो मच तन्वी जी, आज हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच कि मैं अपनी इस जर्नी से मैं चाहूँगी कि मैं बहुत सारे ऐसे जो इस जर्नी में हैं, उनको कहीं न कहीं उनकी लाइफ़ को टच कर पाऊँ और उन्हें कहीं न कहीं वो स्ट्रेंथ दे पाऊँ कि दे कैन ऑल्सो विन लाइक मी, बिकॉज़ कैंसर इज़ क्योरेबल।